अच्छा ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव जून 2024 पेपर 5 वेरिएंट 1। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 2024 के सारे पेपर सॉल्व करें। आज हम ये वाला पेपर कर रहे हैं और इसमें वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये है थोड़ा सा मीन वगैरह का, अज्यूम मीन टाइप का लग रहा है कुछ। इसको देखते हैं। सबसे पहले इन ये क्या बोल रहा है हमें। A summary of values gives the screen share newly some a summary of 20 values. ठीक है, total number of values 20 हैं of x gives this data. Another 25 values gives this data. Find the mean of all 45 values. अब all 45 values का अगर mean निकालना है, ये मुझसे original mean मांग रहा है। ओरिजिनल मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? जो मीन का ई एक्स माइनस ए, जून 24 पेपर 5 1। ई एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन एन, ये हमारा ओरिजिनल मीन निकालने का फॉर्मूला है यूजिंग दीज टाइप ऑफ वैल्यूज। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास है ई एक्स माइनस 30 और ई एक्स माइनस 30 इसका। ठीक है, अगर मुझे सारी टोटल 45 वैल्यूज का ई एक्स माइनस 30 चाहिए तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। 439 प्लस 470, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सारी 45 वैल्यूज का ई एक्स माइनस 30 मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 45 प्लस ए है तो इसका मतलब माइनस 30 था तो प्लस 30 इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन एन, यानी विच इज द ओरिजिनल मीन। और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 439 प्लस 470 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 30, ये आ गया 50.2 हमारा एवरेज। अगले पार्ट में बोल रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है ई, अगर एक्स माइनस 30 वाली वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो ई एक्स माइनस 30 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 45 है, माइनस ई एक्स माइनस 30 अपॉन 45। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। अब बेटा ई एक्स माइनस 30 होल स्क्वायर, यहाँ पे 12405 है, यहाँ 11346 है। ऐड कर देते हैं 12405 प्लस 11346 डिवाइडेड बाय टोटल 45 वैल्यूज हैं, माइनस ई एक्स माइनस 30 नया वाला कितना था? 439 प्लस 470 डिवाइडेड बाय 45 का होल स्क्वायर। निकाल लो क्या आता है। यार है 5529.71, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वी विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन 74.4। ठीक है बेटा, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। कौन सा सवाल था? आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। के लिए वी विल नीड द जेड टेबल, जो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अब। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेल्स ऑफ एडल्ट raccoons ऑफ अ सर्टेन species are normal distributed, name भी दिया हुआ, standard deviation भी दिया हुआ है। Find the value that a randomly chosen adult raccoon of this species has a length between 23 and 25। बहुत आसान है, हमने इस तरह के सवाल किए हुए हैं। 23 एंड 25 के बीच की लेंथ निकालनी है। मीन हमारे पास है 28, 23 इससे पीछे होगा, 35 इससे आगे होगा।
और हमें इससे बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये वाला रीजन पूरा करना। तो अगेन हम वही काम करेंगे, हम पहले बड़े वाले की निकालेंगे और फिर छोटे वाले की निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 35 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 23 निकाल लेते हैं। लेस देन 35 के निकालने के लिए z विल बी 35 माइनस 28 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये z वैल्यू आ जाएगी। z वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल बनाते हैं हम, जरूरी नहीं है बनाना है, बनाओ नहीं बनाना मसला नहीं है। 3.3 या देगा 2.121, यहाँ से z वैल्यू आ रही है 2.121। अब z टेबल में जाते हैं, 2.121 2.1 2.12 2.121, ये आ रहा है अपना 0.9830। आगे वन पे जीरो ऐड करना है तो यही रह जाएगा 0.9830। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9830। अब इसी तरह 23 की निकालते हैं। 23 माइनस 28 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ रहा है हमारे पास 2.3, सॉरी 23 माइनस 28 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 1.515। माइनस 1.515 माइनस को हम इग्नोर करेंगे, हम प्लस ही देखेंगे। 1.515 पे ढूंढते हैं क्या मिलेगा। 1.515 1.51 0.9345 और 5.5 देखना है, 6 ऐड करना है, यानी 9345 में आप लास्ट डेट में 6 ऐड करोगे तो ये जाएगा 9351। इसका आ गया 0.9351, लेकिन उसको हम 1 से माइनस करेंगे, लेस देन 23 का रीजन छोटा है। ठीक है, 1 माइनस 0.9351, ये आ जाएगा 0.0649। और अब हम इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे टू गेट आवर फाइनल आंसर। The masses of adult raccoons of this species are normally distributed with mean 8.5 and standard deviation 75%. Of adult raccoons of this species have mass greater than 7.6। ठीक है, greater than 7.6 हमें निकालना है, और greater than 7.6 की परसेंटेज डेविएशन है 0.75। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। मीन है हमारा बीच में 8.5 और 7.6, जाहिर सी बात है इससे पीछे होगा, और यहाँ पे हमारी जेड वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हमें उसने परसेंटेज दी हुई है। 0.75 को सबसे पहले रिवर्स करेंगे। अच्छा, अब एक बात ये कि एक तो हमें 0.75 को रिवर्स करके जेड वैल्यू बनाना आता है, कुछ वैल्यूज नीचे डायरेक्ट दी हुई होती है, जैसे यहाँ पे देखो 0.75 की डायरेक्ट दी हुई इसने 0.674, तो हम इसी को यूज कर, इसकी जेड वैल्यू है 0.674, और हमें नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव साइड पे तो माइनस लेना पड़ेगा। 7.6 माइनस मीन है 8.5, स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे नहीं पता, यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। 7.6 माइनस 8.5,
माइनस 0.9 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू माइनस 0.674। तो 0.9 डिवाइड बाय 0.674 इज स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.335। या इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में हम 1.34 रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले हर इंडिविजुअल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, क्लास विड्थ हम निकालें 130 से 150 की क्लास विड्थ इज 20, 10, 10, 5, 20। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ करेंगे यानी 16 डिवाइड बाय 20, तो ये आ गया 0.8। 3.2, 7.6, 12.8, 0.6। ये क्लास विड्थ आ गई, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। ये क्लास विड्थ थी, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब हम हिस्टोग्राम में थोड़ी सी पहले लेबलिंग करते हैं। हमें स्टार्ट करना है 130 से ना। तो देखो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, थोड़ा सा है ना हम यहाँ पे एक इस तरह से करके बनाना। इस तरह से बनाने का मकसद क्या है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अब 130 से। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाएंगे, छोटा सा बनाना पड़ेगा बस, और नहीं भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे हमें अगर मार्क स्कीम में आपको दिखाऊं उसमें किस तरह से बनाया हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा है ना इसने यूं करके बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट जीरो से नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे से कर रहे हैं, स्केलिंग हमने थोड़ी सी स्किप कर दी। तो आप यहाँ पे भी यही करोगे। थोड़ा सा हमने ये किया और फिर हम समझो 5 बॉक्सेस के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 130। और पहला है हमारा 130 से 150 तक। तो हम 130 से ये 135, 140 और 1 कहाँ तक जाना है, 195 तक जाना है ना। तो हम स्केलिंग इसकी ले लेते हैं, ये 150 बोलते हैं, अगर ये 160, 170, 180, 190 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 140, 145 और तीन पाँच पाँच का ले रहा हूँ ना मैं। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ 150 आ गई। फिर 150 आया, ये 155 आया, ये 160 आया, 165 आया, 170, 175। सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। 180, 185, 190 और 190 तक ही जाना है वैसे तो, 195 तक जाना है। ठीक है। अच्छा, पहला है हमारा 130 से 150 तक का। अच्छा, वाई एक्सिस की भी स्केलिंग करनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से। मिनिमम हमारी 0.6 है, मैक्सिमम 12.8 है। चेक करते हैं 0.5 0.5 से कम होता है या नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 1 2 करके लिखूंगा तो ये तो नहीं पहुंच पाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 4 करके लिख देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14, ये सही है। अब हर एक बॉक्स दो दो यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। तो पहला मुझे बनाना है 0.8 का। 0.8 का मतलब 4 बॉक्सेस।
1 2 3 4 स्केलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। 0.8 का आपने बार बना दिया 150 तक। ठीक है, ये पहला आपका बार बन गया 0.8 का 135 130 से 150 तक। उसके बाद 150 से 160 3.2, 150 से 160 3.2। अब 3 पॉइंट का होगा बेटा 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2 ये रहा। इसकी लाइन में चले गए और यहीं से आपको ये बार कंटिन्यू। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 160 से 170 7.6। 7.6 का होगा भाई, 7.6 होगा हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 7 आ गया और 7.6 यहाँ पे आ गया। मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए बना रहा हूँ, बनाना आपको यहाँ से है। ये लाइन हम मिटा देंगे। कहाँ तक जाना है, 170 तक जाना है। ये अगला बन गया। उसके बाद है 12.8 तक भाई, 12.8 ये और 12.1 2 3 4 ये। कहाँ तक का है, ये है 175 तक अपना छोटा सा। और लास्ट है 175 से 195 0.6। ये हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। सर लेस देन 150 है, तो अगर लेस देन इक्वल टू होता तो नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं होगा, ऐसे ही बनेगा, कोई फर्क नहीं, ऐसे ही बनेगा। इक्वल टू या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब वो बोल रहा है इंटरकोटाइल रेंज इज आर सेंटीमीटर, शो दैट आर इज नॉट ग्रेटर देन, शो दैट आर इज नॉट ग्रेटर देन 15। यानी इंटरकोटाइल रेंज हम निकालें अगर, तो इंटरकोटाइल रेंज कैसे निकलती है बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी का 25% और 75% निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर मैं लोअर क्वार्टाइल निकालूंगा, तो लोअर क्वार्टाइल विल बी टोटल फ्रीक्वेंसी का 25%, विच इज 50। अब मुझे एक बात बताओ कि 50th फ्रीक्वेंसी आपके कौन से इंटरवल में फॉल करेगी। 50th फ्रीक्वेंसी सर, अपर एंड लोअर लिमिट कब लेंगे क्लास विथ के लिए। समझा नहीं बेटा आपकी बात, ये क्या सवाल है, अपर एंड लोअर लिमिट क्लास विथ के लिए कब लेंगे। क्लास विथ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकलती है ना। 160 से 170 की क्लास विथ अगर आपको निकालनी है, तो 170 माइनस 160 10 आ गई क्लास विथ। क्लास विथ तो ऐसे ही निकलती है, इसमें कोई केस थोड़ी है। मतलब जो राउंड डाउन और राउंड अप करते हैं ना, कि अगर वो तो 130 से तब स्टार्ट हो करते रहा है। हैं, तब करते हैं जब हमारा क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं होते। यानी यहाँ पे अगर 130 से 150 पे एंड हो रहा है, तो अगला अगर 151 से स्टार्ट हो रहा होगा, तब हम ये वाली एडजस्टमेंट करेंगे। सही है। ठीक है, जब वैल्यू सेम होंगी, ये डेटा कंटिन्यूस होगा, देखो 150 150 160 160, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो कौन से वाले इंटरवल में फॉल करेगा। हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, 50th फ्रीक्वेंसी चाहिए। 50th फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कहाँ पे आएगी। यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज हैं बेटा, 16 वैल्यूज हैं। यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज, यहाँ तक टोटल कितनी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक टोटल कंप्लीट हो गई मेरे पास 48।
मुझे 50th फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी 50th फ्रीक्वेंसी मेरी 160 से 170 वाले इंटरवल में फॉल करेगी। इसका मतलब मेरा लोअर क्वार्टाइल जो है वो 160 से 170 वाले इंटरवल में है। इसी तरह अपर क्वार्टाइल के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी का 75% निकालते हैं तो वो आता है 150। अब 150th फ्रीक्वेंसी मेरे कौन से इंटरवल में होगी अगर मैं चेक करूं, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 48 हो गई, यहाँ पे 48 हो गई थी। यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएंगी? 48 प्लस 76, यहाँ तक हो जाएंगी 124। और यहाँ तक कितनी हो जाएंगी? 124 प्लस 64 यानी 188। तो इसका मतलब 150th जो वैल्यू है वो इस वाले इंटरवल में फॉल करेगी। यानी मेरा जो अपर क्वार्टाइल है वो 170 से 175 के बीच। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मेरा जो लोअर क्वार्टाइल है वो आ रहा है 160 से 170 के बीच। अपर क्वार्टाइल आ रहा है 170 से 175 के बीच। मुझे अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो मैं अपर में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करूंगा। लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं है, मेरे पास रेंज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज द मिनिमम इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों इंटरवल्स के बीच में सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या है? मिनिमम डिफरेंस क्या है? 170 से 170 यानी जीरो। इसका मिनिमम इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है बेटा? जीरो है। मिनिमम इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है बेटा? जीरो है, क्योंकि यहाँ ये आपका मिनिमम डिफरेंस होगा। और मैक्सिमम डिफरेंस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मैक्सिमम इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका होगा 175 से 160 तक, यानी 15। उसने आपको बोला है कि आर जो है इज नॉट ग्रेटर देन 15, यानी उसने आपसे बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज 15 आनी चाहिए, और वो हमने यहाँ पे उसको निकाल के दिखा दी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहा है इसमें? अ गेम ऑफ टू प्लेयर्स इज प्लेड यूजिंग अ फेयर फोर साइडेड डाइस, यानी सबके प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी, 1 2 3 4। One turn consists of throwing the dice repeatedly up to a maximum of 3 times. When a four is obtained, यानी आप जो है वो 3 दफा जो है वो थ्रो करोगे एक टर्न में। और अगर एक दफा फोर आ गया तो फिर आप दोबारा थ्रो नहीं करोगे, यानी एक टर्न के अंदर 3 थ्रोज इंक्लूडेड हैं। एक टर्न के अंदर 3 थ्रोज इंक्लूडेड हैं, और अगर तीन में से किसी एक पे भी फोर आ जाता है तो उसके बाद अगला अटेम्प्ट नहीं करोगे, यानी अगर पहली बारी में थ्रो फोर आ गया तो आप बाकी के 2 थ्रोज नहीं करोगे। ठीक है, अगर सेकंड में आ गया तो फिर तीसरा नहीं करोगे। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई वन टर्न के अंदर, एक टर्न में किसी प्लेयर का फोर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 37/64। अब एक टर्न के अंदर फोर आना जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैसे हो सकती हैं? कैसे हो सकती हैं एक टर्न के अंदर 3 दफा आपके पास ये आ जाए? ये क्या बनता है? पहले अटेम्प्ट में ही फोर आ जाए। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ही अगर फोर आ गया तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4 हो गई। अगर पहली अटेम्प्ट में फोर नहीं आया, ये फोर नॉट, और दूसरी अटेम्प्ट में फोर आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/4 एंड 1/4। पहली अटेम्प्ट में फोर नहीं आया, दूसरी अटेम्प्ट में फोर आ गया, नहीं आया, तीसरी अटेम्प्ट में फोर आ गया, 3/4, 1/4, 1। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या बनता है? इन सबको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4
प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय ये भी 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया आपके पास 37/64। इसका मतलब किसी भी एक टर्न में सेकंड, हाँ गलत सही कर दिया, किसी भी एक टर्न में जिसमें 3 थ्रोज इंक्लूडेड हैं उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी इज 4 आने की प्रोबेबिलिटी इज क्या, 37/64। समझ आ गई बात। आगे बात करते हैं। जीनो एंड याओ प्लेज दिस गेम, फाइंड द वैल्यू, नीदर जीनो नॉर जियाओ स्कोर एनी पॉइंट इन फर्स्ट टू टर्न्स। अच्छा, फर्स्ट टू टर्न यानी जीनो की अगर बात करें तो उसकी भी पहली टर्न में एक भी जो है वो ना आए। ठीक है, स्कोर एनी पॉइंट इन देयर फर्स्ट टू टर्न्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक टर्न में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 37/64। किसी भी एक टर्न में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 37/64। तो 4 ना आने की क्या होगी बेटा, 4 ना आने की क्या होगी, 1 - 37/64। किसी भी एक टर्न में 4 आने की प्रोबेबिलिटी इज 37/64। तो किसी भी एक टर्न में 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 27/64। तो अब शुरू की दोनों टर्न्स में किसी का भी ये जो है वो 4 नहीं आए, वो बोल रहा है। तो एक्स का दोनों टर्न्स में 4 नहीं आए, मतलब पहली टर्न में भी 4 नहीं आए और दूसरी टर्न में भी 4 नहीं आए। और इसी तरह याओ का भी पहली टर्न में भी 4 नहीं आए और दूसरी टर्न में भी 4 नहीं आए। इन दोनों को आप पास पास में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सर ये आपस में प्लस नहीं होगा? नहीं बेटा, एक ही है ना, पूरा एक ही इवेंट है। ये आ जाएगा 0.0317। ये बाइनोमियल नहीं बेटा, बाइनोमियल नहीं हो सकता, बाइनोमियल नहीं हो सकता। बाइनोमियल के उससे कर सकते हो लेकिन कोई तुक नहीं है बाइनोमियल करने का, 2 अटेम्प्ट है सिर्फ। 2 अटेम्प्ट में बाइनोमियल का आप नहीं करो तो बेटर। ठीक है, ये आ गया अगला पार्ट। जीनो एंड याओ have each 3 turns, दोनों के पास 3 3 टर्न्स हैं। फाइंड द वैल्यू दैट जीनो स्कोर्स 2 more points than याओ। इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीनो का 2 स्कोर ज्यादा हो। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जीनो का स्कोर 3 हो और याओ का स्कोर 2 हो, 1 हो सॉरी। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जीनो का स्कोर 2 हो और याओ का स्कोर जो है वो 0। अब अगर जीनो का स्कोर 3 है तो उसका मतलब क्या है, जीनो का स्कोर 3 है मतलब तीनों अटेम्प्ट में उसका जो है वो आ रहा है। तीनों अटेम्प्ट में आने का मतलब है 37/64 पावर 3। और याओ का एक आए, याओ के एक का मतलब क्या है, याओ के एक का मतलब है कि भाई एक अटेम्प्ट में आए, 3 में से किसी भी एक अटेम्प्ट में आए। तो इसको आप बायनॉमियल के तरीके से कर सकते हो। 3 में से एक अटेम्प्ट में आने का मतलब है 3C1, 37/64 पावर 1। और 2 अटेम्प्ट में नहीं आए, 27/64 पावर 2। इन सबको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो एक पॉसिबिलिटी का आंसर आ जाएगा। सर ये अच्छा पार्ट वापस समझा दो। बेटा, x = 3 का मतलब है कि x के तीनों अटेम्प्ट्स में, तीनों टर्न्स में उसके पास 4 आ जाए। तो एक टर्न में 4 आने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर पावर 3 लगा दी। और इसी तरह 3C1 ये क्यों किया, क्योंकि याओ की मुझे एक वो चाहिए था स्कोर। तो तीनों में से किसी भी एक अटेम्प्ट में आ सकता है, एक किसी भी एक टर्न में आ सकता है। तो 3 में से किसी भी एक अटेम्प्ट में आ जाए
और आने की प्रोबेबिलिटी पावर 3, ना आने की प्रोबेबिलिटी पावर 2। और क्योंकि ये वैसे पूरा अपनी फोर एक की ही प्रोबेबिलिटी इवेंट क्यों है। ली है? क्या? अपनी फोर की प्रोबेबिलिटी क्यों ली है? हम तो उसको जेनो को तो 3 नहीं आ रहा। 4 की प्रोबेबिलिटी क्यों ली है? 37 और 64 के लिए। वो तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 4 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बेटा, वो पॉइंट स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी। पॉइंट स्कोर तभी होगा जब 4 आएगा। सही। अच्छा, इसी तरह x इक्वल टू 2 का मतलब है कि x का जो है वो दो, जो है वो आपके पास दो स्कोर्स हो, तो दो दफा उसके पास जो है वो 4 आ जाए। मतलब दो दफा 4 आने का मतलब है आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट दो दफा उसके पास 4 आ जाए। आने की प्रोबेबिलिटी 37/64 के ऊपर पावर 2 लगा दी। ना आने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर पावर 1 लगा दी। और y का जो है वो एक भी दफा ना आए, तीनों में से एक भी दफा ना आए का मतलब ना आने के ऊपर पावर 3 डायरेक्ट। इसको आप कैलकुलेटर में डाल दो और ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपस में ऐड हो जाएंगी, so you will get your final answer। 37/64 power 3 multiply by 3 multiply by 37/64 प्लस में कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 27/64 पावर 2। ये आ गया हमारे पास 0.0596। सॉरी, ये ऊपर वाले का है। और नीचे वाले का आ जाएगा 3C2। यहाँ गया 0.0318 ऐड कर लेते हैं, 0.0596 प्लस 0.0318, और ये आ गया 0.0914। समझ आ गई बेटा? जी सर। सर एक और चीज सर, जिसके पिछले वाला पार्ट है वो तुमने फेलियर्स को लिया लेकिन उसको सक्सेसफुल क्यों नहीं काउंट किया? दोबारा बोलो। इस वाले पार्ट में हमने ये जब कहा कि उसके नहीं, इस पिछले वाले पार्ट में हाँ, तो हमने ये लाइक इन द फर्स्ट टू टर्न्स हमने फेलियर क्यों नहीं लिया? कि हमने कहा कि दो सक्सेस एक फेलियर। फर्स्ट टू टर्न्स में दो सक्सेस एक फेलियर कहाँ से हो मतलब गया सॉरी बेटा? फर्स्ट सॉरी टू टर्न मतलब कि दो फेलियर और एक सक्सेस। सक्सेस कहाँ हो रही है बेटा? वो बोला दोनों टर्न्स में स्कोर नहीं हुआ। और टोटल तो 3 टर्न्स है ना? 3 टर्न्स नहीं है बेटा, 3 थ्रोज हैं। एक टर्न के अंदर 3 थ्रोज हैं। 3 टर्न्स किसने बोला है? एक टर्न में 3 थ्रोज हैं। सही। और एक टर्न में स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी 37/64 है, तो ना करने की 27/64 है। एक सही। टर्न के अंदर 3 थ्रोज। थ्रोज की बात नहीं कर सही। रहा, वो टर्न की बात कर रहा है। ठीक है। सही। अच्छा, अगले में बोला है इन अ सर्टेन एरिया द आर्कटिक, in the Arctic, the probability that it snows on any given day is 0.7, independent of all other days. Find the probability that in a week 7 days it snows on at least 5 days। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x greater than equals to 5। greater than equals to 5 का मतलब है मुझे 5 6 7 चाहिए। 5 6 7 का मतलब है 7C5 0.7 पावर 5 0.3 पावर 2, 7C6 0.7 पावर 6 0.3 पावर 1, 7C7 0.7 पावर 1 0.3 पावर 0। इन सबको हम कर देंगे एट 7C5 मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 5
multiply by 0.3 power plus 7c6 multiply by 0.7 power 6 multiply by 0 plus 7c7 multiply by 0.7 power 1 multiply by 0.3 power 6 सर 0.565 हम जी आखिर वाले में 7c7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 7 नहीं करेंगे? हाँ मैंने गलत लिख दिया जीरो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी भी मैंने गलत निकाल दी 0.7 पावर 7 हो जाएगा और 0.3 पावर 0 ये आ गया 0.647 अगले पार्ट में बोल रहा हूँ सर वी कैन डू पावर 4 एज वेल पावर 4 एज वेल वो पिछले पार्ट की बात कर रहे थे, वो उसमें जो हो रहा था 27/64 4 दफा हो रहा था ना, उसकी बात कर रहे थे। अच्छा हाँ हाँ कर सकते हैं यार वो तो कर सकते हैं अच्छी बात है अच्छा अब वो बोल रहा है अ वीक इन विच इट स्नोज ऑन एटलीस्ट 5 days आउट ऑफ 7 इज कॉल्ड अ वाइट वीक यानी ऊपर जो उसने प्रोबेबिलिटी निकलवाई है क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑफ अ वीक विच इज कॉल्ड वाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वीक इज 0.647 क्योंकि उसने बोला है कि जिस वीक में एटलीस्ट 5 दिन स्नो हो उसको हम वीक बोलते हैं एटलीस्ट 5 days स्नो होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.647 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट वीक इज 0.64 और 1 - 0.647 क्या हो जाएगा 0.353 ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वाइट वीक ये बात समझ में आई सबको या नहीं ठीक है अब वो बोल रहा है कि एक टोटल उसने जो है वो 3 वीक चूज करे 3 में से एटलीस्ट वन वाइट वीक होना चाहिए 3 में से एटलीस्ट वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी मुझे 1 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ठीक है यानी ये भी निकाल सकते हो या फिर आप 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो मैं ये वाला कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा आसान है तो 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है 3 में से एक भी वाइट वीक ना हो तो 1 - 3c0 0.647 पावर 0 0.353 पावर 3 सही बेटा 0.647 पावर 0 और 0.353 ये आपने पावर 3 वन हाँ वन बोलो टू 1 2 3 क्यों करा है? 1 2 3 4 नहीं होगा? बेटा 3 वीक्स हैं तो चार कहाँ से हो जाएगा 3 वीक्स चूज करें उसमें तो 4 क्यों लूं मैं अच्छा, मैं डेज की बात कर रहा था। 0.956 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 से माइनस करने के बाद ठीक है बेटा समझ आ गई बात आगे बढ़े in a different area in Arctic, the probability that a week is a white week is 0.8 ठीक है white week होने की probability 0.8 है randomly 60 वीक्स चूज कर रहा है approximation मतलब बाइनोमियल से नॉर्मल में जाना है probability निकालनी है fewer than 47 कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 46.5 -0.5 करना है डायग्राम बना लो मीन बीच में आता है और मुझे लेस देन 46.5 ये वाला रीजन चाहिए जेड वैल्यू निकालो मीन क्या है अच्छा मीन तो हमें निकालना है सॉरी सॉरी सॉरी
मीन के बगैर कैसे पता चलेगा ये? मीन कैसे निकलेगा बेटा? मीन निकलेगा एनपी से। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.8 48 आ जाएगा। और वेरिएंस निकलेगा एनपी क्यू से। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। 9.6। 48 बीच में है, 46.5 यहाँ पे है, और हमें इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 46.5 माइनस मीन है हमारा 48 डिवाइडेड बाय वेरिएंस है 9.6, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 9.6। जेड वैल्यू निकाल लेते हैं। 46.5 माइनस 48 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9.6, ये आ गया माइनस 0.484। माइनस को हम इग्नोर करेंगे, प्लस लेंगे। 0.484 पे चेक कर लेते हैं। 0.484। 6844 में 14 ऐड करना है तो 6858। 0.6858 प्रोबेबिलिटी आ गई, 1 से माइनस कर देंगे तो छोटा वाला रिटर्न चाहिए। जीरो पॉइंट थ्री वन फोर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। One coin is biased so that the probability of obtaining a head when it is thrown is 1/3। सेकेंड पॉइंट की बता दी और थर्ड पॉइंट की बता दी। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड से हमारे पास 4 आ रहा है। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेटा अब 3 कॉइन्स हैं, 3 में से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है कि एक भी दफा हेड ना आए, एक दफा हेड आए, दो आए, तीनों दफा हेड आ जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से और 3 से, क्योंकि ये सबसे आसान होगा, बाकी में बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स इक्वल टू 0 की, कि एक भी हेड ना आए। 3 कॉइन्स हैं, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। तीनों हेड्स का मतलब है कि कॉइन 1 पे भी हेड आ जाए, कॉइन 2 पे भी हेड आ जाए, कॉइन 3 पे भी हेड आ जाए। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? कॉइन 1 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कॉइन 2 पे हेड आने की 1/4 है, कॉइन 3 पे हेड आने की 1/5। तो कॉइन 1 पे भी हेड आ जाए 1/3, कॉइन 2 पे भी हेड आ जाए 1/4, कॉइन 3 पे भी हेड आ जाए 1/। मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्या आ जाएगा 1/60 के तीनों पे हेड आ जाए। एक्स इक्वल टू 3 की बात करते हैं। एक्स इक्वल टू 3 का सर, मतलब है, ये हमने हाँ, x टू 3 का आंसर निकाला है मेरे ख्याल से। x इज द नंबर ऑफ अच्छा हेड्स। हमने एक्स इक्वल टू 3 का निकाल लिया है कि तीनों हेड्स आ जाए। अब हम एक्स इक्वल टू 0 का निकाल लेते हैं कि भाई एक भी हेड ना आए। एक भी हेड ना आए का मतलब है यहाँ पे भी हेड ना आए, मतलब टेल आ जाए, यहाँ पे भी टेल आ जाए, यहाँ पे। ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक भी हेड ना आए। दूसरा हम एक्स इक्वल्स टू 1 की निकाल लेते हैं। अब एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक हेड आए। तो पहला केस हम बना दें कि एक हेड यहाँ पे आए, यहाँ पे टेल आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, या तो यहाँ पे टेल आए, यहाँ हेड आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, या फिर यहाँ भी टेल आए, यहाँ भी टेल आए, यहाँ हेड आ जाए। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, यहाँ टेल चाहिए 3/4, यहाँ भी टेल चाहिए 4/। यहाँ टेल चाहिए 2/3, यहाँ हेड चाहिए 1/4, यहाँ टेल चाहिए 4/।
यहाँ टेल चाहिए 2/3, यहाँ भी टेल चाहिए 3/4, यहाँ पे हेड चाहिए 1/5। इन सब की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/, इसका आ गया 1/5। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/, 2/15। सर इसमें हम बाइनोमियल वाला नहीं कर सकते क्या? नहीं लग सकता हाँ, क्योंकि सबकी सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है बेटा। नहीं नहीं वो बेटा, देयर इज नो क्विकर वे और इजियर वे, दिस इज द ओनली वे, क्योंकि यहाँ पे हर कॉइन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और ये 4 मार्क का सवाल है, तो इसमें इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/15 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस करना है इसमें। आप ये नहीं कर सकते ना कि अगर आपको तीन में से एक हेड चाहिए तो आप 3C1 कर दो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हर कॉइन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग। अगर हर कॉइन की प्रोबेबिलिटी सेम होती तो फिर मैं कर सकता। 13/30 इसकी। अब हम एक टेबल बनाएंगे और हमारे पास जो है वो 2 की प्रोबेबिलिटी माइनस करके निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। 0 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/60, सॉरी 2/5। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 13/30। 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी थी 1/60। ऐड करके 1 से माइनस करते हैं, 13/30 प्लस 2/5 प्लस 3/20 हमारा ये टेबल कंप्लीट हो 3/20। समझ में आगे बेटा बात? अच्छा भाई, इसके बाद Harry has two other coins, or Harry has two other coins, each of which is biased, so that the probability of obtaining a head when it is thrown is P. He has thrown all 5 coins at the same time. The random variable y is the number of heads that he obtained. Probability y equals to 0, यानी 5 coins में से जितने heads आए हैं उसकी probability बतानी है। तो probability y equals to 0 का मतलब है कि एक भी coin के ऊपर head नहीं है। एक भी coin के ऊपर head नहीं है का मतलब है ऊपर जो इसके पास 3 coins थे उसमें भी किसी एक पे भी head नहीं आए, मतलब probability 2/5। ठीक है, एक पे भी हेड नहीं आए मतलब प्रोबेबिलिटी 2/5। और जो दूसरे दो कॉइन्स हैं उनके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - p। तो उनके ऊपर भी हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - p, और दोनों के ऊपर नहीं आए तो मतलब 1 - p का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा? पांचों कॉइन्स के ऊपर
हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5, मतलब पांचों पे आपके पास जो है वो हेड आ जाए। पांचों पे हेड आने का मतलब है तीनों पे यहाँ पे हेड आ जाए, यानी 1/60, और बाकी जो दो हैं उन पे भी आ जाए, मतलब पी स्क्वायर। इसको वो बोल रहा है मल्टीप्लाई बाय 6 करवा दो। इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, 6 1 जा 6 10 जा, और 10 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/5 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 8p प्लस 4p स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में डाल देते हैं। p की वैल्यू आ गई 2/3। एक p की वैल्यू मेरी इससे है ना 2 आ रही है, एक p की वैल्यू मेरी 2 आ रही है और एक p की वैल्यू 2/3 आ रही है। जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, p इक्वल्स सर टू एक दो सर 2/3। इक्वेशन बता दें सर, इक्वेशन कैसे बने जो शुरू वाली बनाई ऊपर वाली। बेटा पांचों कॉइन्स के ऊपर हेड नहीं आना चाहिए, मतलब शुरू के जो 3 कॉइन्स थे जो ऊपर वाले थे उनके ऊपर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। और जो बाकी के जो दो कॉइन्स हैं नए वाले उनके ऊपर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी। तो दोनों के ऊपर नहीं स्क्वायर आए तो क्यों 1 किया? माइनस पी का होल स्क्वायर। हाँ, दोनों स्क्वायर क्यों किया? तो दो कॉइन्स है ना बेटा। ओ सही। और इसी तरह दूसरी तरफ 6 मल्टीप्लाई उसने बोला था, और पांचों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, पांचों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए मतलब शुरू वाले तीन पे भी आ जाए 1/60, और बाकी वाले दो पे भी आ जाए। सही। चलो लास्ट सवाल है, द 8 डिजिट्स 1 2 2 3 4 4 4 5 are arranged in a line. How many different arrangements of these 8 digits? टोटल कितने हैं, 8 है तो 8 फैक्टोरियल, दो दफा 2 रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, तीन दफा 4 रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 3360। Find the number of the remainder of the digit in which 2 is at the beginning, 2 is at the end, and the all three fours are not all together। तो मैं पहले इन तीनों को टुगेदर करके अरेंजमेंट निकाल रहा हूँ, फिर उसको टोटल से माइनस कर देंगे। तो तीन टुगेदर करेंगे तो बाकी कितने लेटर नंबर्स बचेंगे, तीन और बचेंगे। अब इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट होगी ये जो दो टूज हैं ये आपस में अरेंज होंगे बेटा 2 फैक्टोरियल से, ये जो तीन फोर्स हैं ये आपस में स्विच करेंगे 3 फैक्टोरियल से, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये 1 2 3 4 जिन्हें टोटल हैं, इनका आ गया 4 फैक्टोरियल। डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सॉरी रिपीटेशन कितने हैं, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर आ गया इसका 4 फैक्टोरियल विच इज 24। अब हम निकालेंगे टोटल अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ फर्स्ट टू और एंड पे टू होगा, बीच में कोई मसला नहीं होगा, और फिर उसको माइनस कर देंगे तो विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट में टू, एंड में टू, बीच में 6 नंबर्स ऐसे ही, यानी ये दो टूज आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल, और ये बीच के 6 नंबर्स आपस में अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल। जो रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल वो लगा देते हैं, ये कैंसिल कर दिया, का आंसर आ गया 120। सर ये जो दूसरी साइड पे करा ये वापस से समझाएं।
जो राइट साइड पे कर रहा है ब्लैक से। समझा। 120 माइनस 24 ही आ गया 96। बेटा वो हमने ये किया कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टू और एंड पे टू तो चाहिए था, ऑल फोर्स नॉट ऑल टुगेदर चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे ऑल फोर टुगेदर की अरेंजमेंट निकाली। यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। और अब हमारे पास जो ये आंसर आए वो कैसा आया, फर्स्ट टू और एंड टू, बीच में 6 नंबर्स बचे तो उनकी अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल आ गई, साइड में जो टू थे उनकी 2 फैक्टोरियल आ गई, बाकी रिपीटेशन हमने डिवाइड कर दिया। तो ये अरेंजमेंट आई है जिसमें सिर्फ फर्स्ट टू और एंड टू है, फोर का कोई मसला नहीं। इसमें मैं अगर फोर टुगेदर वाले अरेंजमेंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें फोर जो है वो एक साथ नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा इसके बाद लास्ट पार्ट इसका, 3 digits are selected at random from the 8 digits, find the value that the 3 digits are all different। 3 digits are all different का मतलब है कि अब या तो हम इसके सारे अलग अलग केसेस बना लें कि भाई 1 2 3 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, 1 4 5 हो सकता है, ये सारे केसेस बना लें। ठीक है। या फिर हम इसका एक और काम कर सकते हैं। बताओ आप लोगों के दिमाग में कौन सा आ रहा है, जो आप लोगों के दिमाग में पहला तरीका आ रहा है ना वो करवा दूंगा, क्योंकि पेपर में इतना सोचने का टाइम आपके पास नहीं होगा, आपको जो पहला तरीका लगेगा वो करवा दो। पहला तरीका क्या आता है दिमाग में, सारे केसेस बनाए। जी सर। कितने केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। टोटल कितने डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। तीन अलग अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो 5 C3, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बना दें 10 कॉम्बिनेशन। कितने मार्क का सवाल है, 5 मार्क का सवाल है, बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लंबा वाला मेथड भले आ रहा है, लंबा वाला मेथड कर दो, कोई मसला नहीं है, मार्क्स अगर आपको मिलेगा। अगर ये 2 3 मार्क का होता ना तो फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका इसका बताता। तो सर लंबा इसका तरीका भी दोनों बता दे। दोनों बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम सारे केस बनाते हैं भाई। एक तो हो सकता है 1 2 3, दूसरा हो सकता है 1 3 4, वन के साथ सारे बना दो। फिर हो सकता है 1 4 5। अब टू के साथ बनाते हैं, 2 3 4, 2 4 5। फिर थ्री के साथ बनाते हैं, 3 4 5। ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, 2 4 5 हो गया। कितने बन गए हमारे, हमारे बन गए 6 केसेस। 1 4 5 हो गया, 2 4 5 हो गया, वन। अच्छा और क्या, कौन से केस रह गए भाई, 1 2 5, 1 2 5 रह गया, 1 2 5 और 2 4 5 हो गया है, 1 3 5 रह गया। और 1 4 5 हो गया, कितने हो गए, 8 बन गए। दो केसेस और बाकी हैं भाई, 2 4 5 हो गए, 1 3 5 हो गया है, 1 4 5 हो गया, सही है। और क्या हो गया, 1 2 5 भी हो गया, 2 3 5 हुआ, 2 3 5 नहीं हुआ, और 2 4 5 हो गया, 3 4 5 हो गया। और बताओ एक केस रह गया है, एक केस कौन सा बच गया, 1 2 4। 1 2 4 बच गया। ये 10 केसेस कंप्लीट हो गए। ठीक है। अच्छा अब हम इन केसेस को अगर करेंगे तो वन एक ही है,
तो 1C1। 2 दो हैं तो 2C1। 3 एक है तो 3C1। और फिर 1 1 है तो 1C1। 3 एक है 3C1। 4 तीन है 3C1। 3 एक ही है ना, 3 एक ही है तो 1C1। ठीक है, इसी तरह आ गया हमारे पास 1 4 5। 1 एक ही है, 4 तीन है, और 5 एक ही है। 2 दो है, 3 एक है, 4 तीन है। 2 दो है, 4 तीन है, 5 एक ही है। 3 4 5, 3 एक ही है, और 4 तीन है, 5 एक ही है। 1 2 5, 1 एक ही है, 2 दो है, 5 एक ही है। 1 एक ही है, 3 एक ही है, 5 एक ही है। 2 3 5, 2 दो है, 3 एक ही है, 5 एक ही है। 1 2 4, 1 एक ही है, 2 दो है, 4 तीन है। इन सबको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। बेटा आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या है बेटा, डिफरेंट नंबर्स कौन से हैं। एक दफा कौन कौन आ रहा है बेटा, 1 3 और 5 एक ही दफा है ना, इसका एक ही का ऑप्शन है आपके पास। 2 जो है वो दो दफा आ रहा है, और 4 जो है वो तीन दफा। अब इसके ऑप्शंस हमारे पास, अच्छा अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मैं जो है वो इन तीनों में से ही ये तीनों लेटर्स ले लेता हूं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या करना है, पहली पॉसिबिलिटी ये करना है कि भाई तीनों ये लेटर्स ले लेते हैं, इनमें से एक भी नहीं लेते। और क्या केस बन सकता है कि भाई मैं दो इनमें से ले लूं, या तीनों एक एक ले लूं। पहले तो एक केस ही बनाना है कि तीनों में से एक एक ले लेते हैं। एक और केस क्या बन सकता है कि भाई दो इसमें से ले लें कोई भी, और एक ये ले लें, ये एक भी नहीं लें। इनमें से दो ले लें, ये एक भी नहीं लें, ये एक ले लें। और क्या हो सकता है, और कोई केस बन सकता है, और कोई केस बन सकता है बेटा डिफरेंट नंबर्स का। टू पहला केस बनाया। दो हाँ, है और टू हमारे पास दो है और फोर हमारे पास तीन है, तो हम यहाँ नहीं कर सकते 0 0 3 और 0 2 1, ऐसे नहीं कर सकते। क्या मतलब समझा नहीं समझा। मतलब हमारे पास टू जो है वो दो है हमारे पास, और फोर हमारे हाँ पास तीन है ना। हाँ, तो हम लोग अब नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 0 और 2 भी एक भी ना लें और 3 4 ले लें हम लोग। मतलब डिफरेंट नंबर्स की बात ही फिर खत्म हो गई फिर तुम्हारी इस बात से। ओके ओके। तो तुम्हें ये करना होता तो उतनी लंबी क्यों करते हम। तो हम डायरेक्ट फिर जितने भी नंबर हैं उसको C3 कर देते, 8 C3 कर देते। ये इतनी मेहनत करी से रहे क्योंकि तीनों अलग अलग डिफरेंट नंबर चाहिए हमें। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई केस बन सकेगा। ठीक है, एक। अब अगर यहाँ पे तीनों डिजिट्स तुम्हें चाहिए, यही वाले, ठीक है, यानी तीनों डिजिट्स तुम यहीं से सेलेक्ट कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 C 3। ये तीन डिजिट्स हैं, तीनों एक एक हैं, इन तीनों में से ही आप तीन को सेलेक्ट कर लो तो 3 C 3। अगले केस में इन तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हो मतलब 3 C 1। टू में से एक टू सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि टू हमारे पास दो हैं, तो टू में से एक टू सेलेक्ट कर रहे हो मतलब 2C 1। और चार मेरे पास तीन है, उनमें से एक चार सेलेक्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3C 1। अगला, इन तीन एक एक वाले में से मैं दो सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3C 2। टू में एक सेलेक्ट कर रहा हूँ 2C 1। फोर में एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, 4C 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी, तीन में से दो ले रहा हूँ, ये 3C 2। टू एक भी नहीं ले रहा, और चार में एक ले रहा हूँ, 3C
अब ऊपर और नीचे वाले आंसर्स को जरा हम ऐड करके चेक करते हैं क्या आंसर बनता है, दोनों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई इसका आंसर तो आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका भी आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 6। ऐड करो जरा कितना बन रहा है, 2 3 5 5 3 8 8 6 14 14 20 23 25 26 28 34 आ रहा है इसका। पहले फाइनल आंसर चेक करते हैं क्या है। 34 वेज, ठीक है, टोटल 34 वेज बन रहे हैं। नीचे वाले आंसर से भी हम चेक कर लेते हैं। 3C3 बेटा होता है 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ऐड करो जरा, 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 34 वेज। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लग रहा है वो आप कर लो। समझ में आ गई बेटा बात, या तो सारे केसेस अलग अलग बना लो। जैसे यूं कर सकते हैं कि हम यूं ठीक है, कहें कि हम यूं कर सकते हैं सर कि हम पहले निकालें कि सारे सेम हो और उसे 1 से माइनस करके निकालें। 1 से माइनस प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहे हो बेटा। प्रोबेबिलिटीज निकालनी है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, सही है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास 8C3 के 8 में से कोई भी एक आ जाए तो 8C3 टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे आपके 8C3 यानी 56 टोटल वेज हैं। और उसमें से हम 34 अपॉन 56 कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अहमद, आपका वाला काम हम बेटा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऑल सेम को 1 से माइनस करोगे तो उसमें वो केसेस भी हो जाएंगे कि जिसमें दो नंबर्स सेम होंगे एक अलग होगा। ऐसा थोड़ी चाहिए हमें। तो उसकी फ्रीजिंग कैसे होती है अगर हम ये कर सकते थे 1 माइनस से? 1 माइनस तब कर सकते थे जब वो बोलता कि एटलीस्ट एक जो है वो डिफरेंट, दो डिफरेंट हो या तीन डिफरेंट हो, अगर वो बोलता तो फिर हम तीनों डिफरेंट को निकाल के बन सकते, तीनों सेम को निकाल के बन सकते। ठीक है, उसने बोला तीनों डिफरेंट है ना, अगर आप सबको सेम करके 1 से माइनस करोगे तो उसमें वो केसेस इंक्लूड होंगे कि जिसमें हो सकता है दो कलर दो नंबर सेम हो और एक अलग हो, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। सही ठीक है बेटा, चलो ये सही। हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया पेपर करेंगे। ठीक है, हाफिज।